नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। यह राजनीति नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर कर ही जाना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर इस आग के दरिया में छलांग लगाने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसी खबरें हैं और ऐसी चर्चाएं हैं। 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय राजनीति के गोल पोस्ट बदल रहे हैं, नारे बदल रहे हैं, मुद्दे बदल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आस्थाएं बदल रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम तक लेने से परहेज करती थी, नीति आयोग के बैठकों तक में नहीं जाती थी, उनकी आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वह 7 तारीख को जो बैठक हुई है, नीति आयोग की बैठक में गई और बाकायदे प्रोटोकॉल के साथ में प्रधानमंत्री से मिली और अपने राज्य के लिए तमाम योजनाओं की भी मांग की। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जो प्रधानमंत्री की तारीफ करते नहीं थकते थे, आज कुछ खटक गई है लगता है मोदी से। अब बहुत सारी बुराई भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं में नजर आने लगी। मैं पूरा तरीके से श्योर नहीं हूं कि प्रधानमंत्री में उन्हें बुराइयां दिख रही हैं या नहीं। ये 2 राजनीतिक घटनाएं महज वानगी भर हैं, बाकी रहस्य और रोमांच राजनीतिक पर्दे के पीछे चल रहा है। पॉलिटिकल उठापटक तेज हो गई है। बिहार में नीतीश के सबसे विश्वास पात्र रामचंद्र बाबू यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह जेडीयू से इस्तीफा दे चुके हैं। तेजस्वी यादव नीतीश बाबू के काफी करीब आए हैं। बात सोनिया गांधी से भी हुई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। नीतीश ने सोनिया गांधी से भी बात की है। खैर, ये राजनीति है, इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना दोस्त और ना दुश्मन। मंथन आज इसी पर। बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह एक अलग मुकाम रखते हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन बिहार की राजनीति इन दिनों काफी गर्म हो गई है। 9 तारीख को यानी कल जेडीयू और आरजेडी दोनों के विधायक दल की बैठक है और दोनों दलों ने अपने अपने विधायकों को बुला लिया है। काफी दोनों दलों के विधायक पटना पहुंच गए हैं। कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हो रही है। हमने एक मेहमान को आमंत्रित किया था कार्यक्रम में, कमल कमलेश कांग्रेस के प्रवक्ता, तो उन्होंने ये कहकर थोड़ा सा वक्त लिया कि भाई वो देर से जुड़ेंगे हमारे साथ में, क्योंकि उनके बहुत महत्वपूर्ण उनकी बैठक चल रही। तो कांग्रेस भी बैठक कर रही है, वामपंथी दल भी आपस में राय मशविरा और चर्चा कर रहे हैं। बिहार का राजनीतिक पारा काफी हाई हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के सारे नेताओं को दिल्ली बुलाया है और वहां भी रणनीति बन रही है। और इस रणनीति, पूरी राजनीति और रणनीति जो बिहार की है, उसको देखने से पहले महाराष्ट्र में शिंदे और यूपी में शिंदे, इनको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना को सबक सिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, शिंदे को तोड़कर और उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर, उत्तर प्रदेश में भी शिवपाल यादव और आजम खां को शिंदे बनने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन दोनों भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नहीं जीत पाए। खबर तो यह है कि शिवपाल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी होना था, लेकिन चूंकि वो भरोसे लायक काम नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए वो पार्टी में शामिल नहीं हो पाए। यानी वो शिंदे नहीं बन पाए, ना आजम खां और ना शिवपाल यादव। इसी तरह बिहार में आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, रामचंद्र बाबू, आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद साथी, बहुत पुराने साथी,
बहुत पुराने साथी। अब हम बहुत पुराने कह रहे हैं तो बहुत ही पुराने साथी हैं वो। आरसीपी सिंह, उनका पूरा नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह, रामचंद्र बाबू। वो लंबे समय से नीतीश कुमार से जुड़े हैं, समता पार्टी के जमाने से जुड़े। ये तस्वीर रामचंद्र बाबू की है और एक समय, अब ये पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, 2-3 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है। केंद्रीय मंत्री भी थे जेडीयू के कोटे से और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया था। अब भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है वो रामचंद्र बाबू के इर्द गिर्द उन्होंने पूरी रणनीति नीतीश कुमार को पटकनी देने के लिए बुन ली थी। लेकिन नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे नहीं है। राजनीति में इतना तपे और पके हुए नेता है नीतीश कुमार कि वो भाप गए कि भाई बिहार में भी शिंदे की तलाश है। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में शिंदे की तलाश है और जेडीयू में जबरदस्त तलाश शुरू कर दी है जो उनका पार्टनर है। तो नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद था वो ललन सिंह को दे दिया। और ललन सिंह और आरसीपी सिंह दोनों, रामचंद्र बाबू बिल्कुल एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक दुश्मन। व्यक्तिगत जीवन में मैं नहीं कह सकता कैसे रिश्ते हैं, लेकिन राजनीतिक दुश्मन दोनों हैं। अब ये पूरा जो गुणागणित बना, जेडीयू ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा भी नहीं भेजा, लिहाजा उनको मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा और इस दौरान वो भारतीय जनता पार्टी के काफी करीब आ गए। आरसीपी सिंह को बड़े महत्वपूर्ण हो गए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में शिंदे की तलाश थी। महाराष्ट्र में शिंदे मिल गए, उत्तर प्रदेश में अभी भी शिंदे की तलाश जारी है जो अखिलेश यादव की पार्टी को तोड़ सके और तोड़ के भारतीय जनता पार्टी को 2024 में लाभ पहुंचा सके। और बिहार में आरसीपी सिंह के रूप में शिंदे को देख रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी ऐसा नहीं कि गेम ओवर हो गया, रामचंद्र बाबू ने इस्तीफा दे दिया तो गेम ओवर हो गया। अब रामचंद्र बाबू के बारे में बता देते हैं कि वो अपने 1 दशक से भी ज्यादा लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने जेडीयू को बनाया। ये कहा जा सकता है कि ब्लॉक से लेके, जिला से लेके छोटे छोटे कार्यकर्ता रामचंद्र बाबू को जानता है व्यक्तिगत रूप से। उनका प्रभाव इतना रहा कि नीतीश कुमार ने 2017 में राजद के साथ, 16 में मुझे लगता बना था, 2016 में राजद के साथ बने गठबंधन से दूरी बना ली। इतना ही नहीं, नीतीश और प्रशांत किशोर के अलगाव के पीछे भी रामचंद्र बाबू बड़ी वजह माने जाते हैं। इतना प्रभावित करते थे रामचंद्र बाबू नीतीश कुमार के निर्णयों को। मैं एक बार फिर बता दूं कि 2016 में जो महागठबंधन बना था और सरकार बनी थी महागठबंधन की, लालू और नीतीश करीब आए थे, एक मंच पर आए थे। उस दौरान भी ये गठबंधन, ये महागठबंधन आरसीपी सिंह को रास नहीं आया था और अंत में महागठबंधन टूट गया। अब उस वक्त जरा इस जगह हम वो बाइट जरूर सुनाना चाहेंगे जब वो महागठबंधन 2016 में बना था, तब लालू नीतीश ने क्या कहा था। फिर थोड़ी आरसीपी सिंह की कथा का आपको बताएंगे। पूरे तौर पर आपसी सहमति बन चुकी है और यह महागठबंधन मूर्त रूप ले चुका है। तीनों दलों के बीच में अगले विधानसभा के चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भी सहमति हो चुकी है और जहां तक आपसी सहमति और सीटों के बारे में आपसी तालमेल और सहमति बन चुकी है और इस सहमति के आधार पर 100 सीट राष्ट्रीय जनता दल, 100 सीट जनता दल यूनाइटेड और 40 सीट कांग्रेस लड़ेगी। 12 अगस्त 2015 बिहार के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस का जो महागठबंधन बना था, उसके बाबत नीतीश कुमार जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, अभी मुख्यमंत्री हैं, ये बाइट हमने 12 अगस्त 2015 की आपको सुनाई। क्या संयोग है
ये अगस्त का ही महीना चल रहा है, कल दोनों विधायक दलों की बैठक है और अगर भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार का गठबंधन टूटता है तो जो खबरें हैं हमारे पास वो 11 अगस्त को ये ऐलान हो सकता है और फिर वही 12 तारीख हो सकता है कि 11 नहीं 12 को, तो वही तारीख इतिहास दोहराए 12 अगस्त की। ऐसी संभावना है कि 12 अगस्त को शायद फिर महागठबंधन की घोषणा नीतीश कुमार करें या 11 अगस्त को भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 12 अगस्त की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी खबरें हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। आरसीपी सिंह के बारे में हम आपको बता रहे थे कितने इंपॉर्टेंट हैं वो। पिछले महीने भी जेडीयू की बैठक में आरसीपी सिंह को सीएम बनाने के लिए नारे लग गए थे, तभी नीतीश कुमार का माथा ठनका और उन्होंने उनके पर कतर दिए, क्योंकि इतना बड़ा कद हो गया था कि भाई अब नीतीश कुमार को संन्यास दे दो, मार्गदर्शक मंडल में भेजो और आरसीपी सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ। और ये बाकायदे जेडीयू के सूत्र बताते हैं कि बाकायदे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन सब चीजों को प्रोजेक्ट किया गया, नारे आरसीपी सिंह के करीबी लोगों ने लगाए। बाद में जेडीयू नेतृत्व को सफाई देनी पड़ी थी कि भाई नीतीश कुमार ही पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। आरसीपी सिंह ने भी कहा था कि नहीं भाई, नीतीश कुमार ही नेता हैं। और आरसीपी सिंह ने अपने जो कार्यकर्ता जो नारा लगा रहे थे उनको भी कहा कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, फेस सेविंग हो सकती है, लेकिन मन ही मन आरसीपी के मन में भी लड्डू फूट रहे हैं। आरसीपी सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि पार्टी के सदस्य नहीं है, तो भैया भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़े घुस के वहां लगाने गए या कांग्रेस पार्टी के लोग थोड़ी लगा रहे थे। तो ये स्थिति है। 6 अगस्त को अभी जब पार्टी से इस्तीफा दिया आरसीपी सिंह ने, तो क्या कहा सुन लीजिए। संवेदना भी कोई चीज होता है। किससे बुलवा रहे हो, किससे बात करा रहे हो, किस पार्टी का? पार्टी में बचा क्या है जी? इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं को देखिए क्या हाल बना रखा है। साल भर से कार्यक्रम क्या है क्या, जिसके लिए हम बता रहे हैं लास्ट हमारा 4 जुलाई का प्रोग्राम था। क्या प्रोग्राम उसके बाद किया? देखिए, मैं इन सब चीजों पर करने के बाद प्रकाश जी मुझे लगा कि भाई, मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में अभी भेज दूँ। इसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए, चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता कूट संपत्ति, हमारा संपत्ति को मैं बता ही दिया, हमारा संपत्ति तो ये बता दे कहीं बड़ी संपत्ति का विवाद आ गया कि भाई आरसीपी सिंह ने बहुत सारे फ्लैट मकान खरीद लिए। जब पार्टी के अंदर ही उन पर हमले हुए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो कह रहे भाई हमने झोला नहीं ढोया। अरे भाई रामचंद्र बाबू, आप झोला ढोकर ही, नीतीश बाबू का झोला ढोकर ही इतने बड़े नेता बने। ये क्यों बोलते हैं आप? झोला ही ढोकर नेता बने। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार अगर हाथ नहीं लगाते तो आप नेता नहीं बन सकते थे। तो ये बात गलत है। और अभी तक क्या डूबते हुए जहाज में आप चढ़े हुए थे? क्या मंत्री जो बने थे तो डूबते हुए जहाज की बदौलत? क्या अध्यक्ष बने थे डूबते हुए जहाज के? तो ये बहुत सारे हैं। आरजेडी और जेडीयू के प्रवक्ताओं ने अभी ताजा बयान उनका आया है, उसको भी सुन लीजिए, फिर हम चर्चा पे जाएंगे और अपने सहयोगी जो हमारे पटना और दिल्ली से जुड़े हैं उनसे बात करेंगे। मेरा तो सीधे तौर पे मैं इतने एक्सट्रीम में नहीं जाऊंगा, लेकिन न्यायपालिका को भी ये समझना होगा कि वो लास्ट होप है और लास्ट होप को कभी भी लॉस्ट होप नहीं होना चाहिए। मेरी टिप्पणी वहीं तक महदूद रहेगी। इससे बिहार में लेकर सत्ता परिवर्तन को लेकर तमाम तरह के कयास चल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस की लीडरशिप से टच में है नीतीश कुमार, क्या कोई सत्ता परिवर्तन? मैं ये सब नहीं जानता। बिहार के सरोकार परिवर्तन आवश्यक है। सत्ता परिवर्तन के माध्यम से हो ना हो, सरोकार परिवर्तन होना आवश्यक है। और बीते 48 घंटों में जो छवियां देखी हैं वो आम बिहारी को अनसेटल करता है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार नजर बनाए हुए हैं और तमाम महागठबंधन दल के नेता, हम लोग उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि जो छवियां हमने 48 घंटे में देखी वो बिहार को सहज ग्राह्य नहीं है। मेरा तो सीधे तौर पर जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह
को सुनिए जरा, बड़ा महत्वपूर्ण है। जेडीयू के मौजूदा अध्यक्ष हैं, सांसद हैं ललन सिंह। देखिए ये बात हमने भी अखबार में देखा है, उन्होंने ये कहा है, और जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई, अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा? तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। ललन सिंह ने साफ कह दिया कि भाई, वो उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, और वो अमित शाह से गाइड हो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, भारत के गृह मंत्री, उनसे गाइड हो रहे थे। और क्या जेडीयू का मंत्री अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? ललन सिंह ने बहुत सारे सवाल उठाए। मुझे लगता है ये ठीक उसी तरीके का मामला है जैसे सुरेश प्रभु को शिवसेना मंत्री नहीं बनाना चाहती थी और भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया, शिवसेना से इस्तीफा दिलवाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। सुरेश प्रभु कहां है आज किसी को पता नहीं। ये पूरा प्रकरण है। ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। नीतीश कुमार को यह बात पता चल गई, अभी नीतीश कुमार को पता चल गई, माफ कीजिएगा, ललन सिंह नहीं, आरसीपी सिंह जाने वाले हैं, ये नीतीश कुमार को पता चल गई। यही वजह थी कि फिर पार्टी के अंदर वो ऐसी स्थितियां बनाई गई कि आरसीपी सिंह इस्तीफा दे दिए शिंदे बनने से पहले। हालांकि जेडीयू के जो आरसीपी सिंह के करीबी नेता हैं वो कह रहे हैं कि 24 विधायक जेडीयू के उनके संपर्क में हैं, तो अभी भी वहां शिंदे की तलाश जारी है। मेहमानों का परिचय करा देते हैं। सूर्य प्रकाश मिश्रा बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य कुमार जी, बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। अजय कुमार जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजय कुमार जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। अमित शर्मा जी दिल्ली से जुड़ गए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे दिल्ली के रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं, और आदित्य पाठक हमारे सहयोगी पटना से जुड़ गए हैं। आदित्य के पास चलते हैं। आदित्य, बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन की जो सरकार, एनडीए की सरकार है, वो आगे आने वाले 2-3 दिनों, 5 दिनों, 4 दिनों में नहीं रहेगी। कल जेडीयू और आरजेडी ने एक बैठक भी बुलाई है। कांग्रेस की अलग बैठक चल रही है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अलग बैठक चल रही है। 11 अगस्त 2015 को जो नीतीश कुमार ने ऐलान किया था महागठबंधन का, आज 8 अगस्त है, माफ कीजिएगा 12 अगस्त को किया था, आज 8 अगस्त है। कहीं वो इतिहास, वो तारीख दोहराई तो नहीं जाएगी? आदित्य पाठक, अनम्यूट करिए। बिल्कुल सर, आप जान रहे हैं 2017 यही सावन का महीना था जिसमें आरजेडी और जदयू ने जो है मिलके जो है सरकार बनाई थी, और आज वही सावन का महीना है जहां पे जो है ये सियासी हलचल जो है बिहार के गलियारों में जो है तेज होता हुआ दिख रहा है। तमाम तरह के समीकरण जो है देखने को मिल रहे हैं। पिछली जो भी हम घटनाक्रम के बात करें तो उसके आधार पर भी जो है कयास लगाया जा रहा था, पहले से ही कयास लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन जो है उसमें जो है दरार आना जो है निश्चित है। और ताजा घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो अभी जो है तमाम जो भी पार्टियां हैं, जदयू, बीजेपी, आरजेडी ने, जो क्षेत्रीय दल जो भी पार्टियां हैं, उन्होंने भी जो है बैठ के बुलानी कहीं ना कहीं जो है शुरू कर दी है। कल जो है 9 बजे दिन में जो है आरजेडी पार्टी की जो है बैठक है, जिसमें उसके तमाम जो विधायक हैं और इसके अलावा जो तमाम सांसद हैं वो जो है कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है बैठक करेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो नीतीश कुमार ने भी जो है कल जो है दिन के 11 बजे जो है बैठक बुलाई है, जिसमें ललन सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और उन्होंने कहा है कि आज रात के रात जो है तमाम आज रात के रात जो है तमाम जी सर, लाइट चली गई है। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए, दर्शक सुन रहे हैं, बोलते रहिए आप।
जी जो है तमाम जो भी जदयू के नेता हैं, इसके अलावा जो विधायक हैं, वो तमाम लोग जो है आज पटना पहुंचे। तो लोगों का पटना पहुंचना जो है जारी हो चुका है। और सबसे बड़ी अपडेट यह सामने निकल के आ रही है कि बीजेपी ने जो है अभी से ही बैठक कहीं ना कहीं जो है करनी चालू कर दी है। संजय जायसवाल के नेतृत्व में जो है बैठक हो रहा है और तमाम जो बीजेपी बिहार के बड़े स्तर के नेता है उन्हें जो इस बैठक में शामिल किया गया है। तो बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं जो है अपना प्लान करना शुरू कर दिया। हालांकि बीजेपी की किसी भी नेता से आदित्य कांग्रेस के बारे में अपडेट दीजिए। अभी अभी खबर थी कि कांग्रेस पार्टी भी कोई बैठक कर रही है। आदित्य जी बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस ने भी जो है यहाँ पे बैठक कहीं ना कहीं बुलाई है। आज ही जो है यह सूचना खुल के सामने निकल के आई थी कि सोनिया गांधी ने कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार से जो है बात की है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि सोनिया गांधी जिस तरह से जो बात सामने आई है उसमें यह भी कहा गया है कि राबड़ी देवी जो है वो चाह रही है कि जो है तेजस्वी कहीं ना कहीं जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने और वह चाह रही है कि नीतीश कुमार को जो है इस बार जो है मुख्यमंत्री जो है वो देखना नहीं चाह रही है। उनका कहना है कि अगर पार्टी कहीं ना कहीं गठबंधन करती है तो हम वो इसके लिए तैयार हैं। शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा है कि अगर गठबंधन करती है तो हम नीतीश कुमार के साथ जाने को तैयार है, लेकिन हमारी यह मांग है कि इस बार जो है तेजस्वी को जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। ठीक बात है। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेज है, दिल्ली से लेकर पटना से लेकर, और हमारे आदित्य पाठक जो सहयोगी हैं वो कह रहे हैं बिजली चली गई। मूल मुद्दे पर से अब राजनीति भटक गई है। बिजली, पानी, सड़क, खरंजा, इससे कोई लेना ही देना नहीं। देखिए हमारे सहयोगी दर्शकों के सामने और बिजली चली गई अंधेरे में। आदित्य पाठक अंधेरे में है। अब इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। अमित दुबे मुस्कुरा रहे हैं, दिल्ली में हैं, चमाचम सड़कें लुटियन जोन में, तो वहां तो बिजली आएगी। अमित, दिल्ली में क्या राजनीतिक घटनाक्रम है बिहार को लेकर? उसके बाद फिर मुंबई चलेंगे। सूर्य प्रकाश मिश्रा जुड़े हैं महाराष्ट्र से हमारे पास। दुर्गेन जी, जैसा हमारे सहयोगी पटना के बता रहे थे, इसे थोड़ा अपडेट करना चाहेंगे। एक बैठक जो है वो पटना में खास तौर पे जो उप मुख्यमंत्री है तारकिशोर, उनके घर पे चल रही है, जिसमें संजय जायसवाल मौजूद है और बीजेपी के तमाम विधायक जो है मौजूद है। दूसरी बड़ी चीज की जो बीजेपी के उद्योग मंत्री है शाहनवाज हुसैन की बात करें, रविशंकर प्रसाद जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री है, और तीसरा नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री है। तीनों नेता जो है वो दिल्ली में मौजूद है। बीजेपी के पास वेट एंड वॉच की स्थिति है। बीजेपी के तमाम नेताओं को इस बात के लिए मना कर दिया गया है कि मीडिया के सामने कोई भी किसी भी तरह की बयानबाजी ना करे। अमित थोड़ा सा अपडेट और कर दूं कि बीजेपी ने भी कह दिया और तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि हम और जगदानंद सिंह दो ही बयान देंगे, बाकी किसी की सबको रोक दिया है, आरजेडी में भी। तो ये मामला कुछ चल रहा है अमित। जी बिल्कुल, देखिए, और लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है कि 19 विधायकों वाली कांग्रेस बैठक कर रही है और जो कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत है, उनका बयान भी आया है कि नीतीश कुमार की अगर एनडीए में नहीं बन रही है तो वो हमारे महागठबंधन में आए, उनका स्वागत है, उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो कांग्रेस की तरफ से एक महज छोटा सा बयान जरूर दिखा। और दूसरी बड़ी चीज यहाँ पे कि 45 विधायकों वाली पार्टी जो है वो लीड कर रही है, उसकी स्थिति किस तरह की होगी, इसके लिए जिसके पास 79 विधायक है या जिसके पास 77 विधायक है, दोनों पार्टियां जो है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कल 11 बजे दोनों की बैठक है। जेडीयू की बैठक राबड़ी देवी के घर पे है पटना में। दूसरी बैठक जो है वो नीतीश कुमार के सीएम हाउस में बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम सांसद और विधायक जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेते हैं वो देखना होगा, लेकिन इसमें कहीं स्थिति दो राय नजर नहीं आती कि नीतीश कुमार के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति का दौर गुजर रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक बीजेपी पार्टी जिसने कि 2025 तक के लिए स्पष्ट कर रखा है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, और दूसरा अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं तो पहले वाली राह उनके लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि भले ही आरजेडी के चेहरे पे चुनाव लड़ा हो, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में चुनाव लड़ा गया हो, लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया और 45 सांसद होने के बावजूद, विधायक होने के बावजूद नीतीश को मुख्यमंत्री का पद दिया। इस बार इस तरह की स्थिति नजर नहीं आती है कि 45 विधायकों के बाद जो है आरजेडी इतनी आसानी से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद देगी। जी ठीक बात है। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं और जब ब्रेक से लौटेंगे तो फिर
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि ये जो मंथन है इसमें हम शिंदे की बात कर रहे हैं, और शिंदे तो एक शिंदे तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बन गए, कि एक शिंदे की तलाश उत्तर प्रदेश में है और बिहार में भी है। क्यों तलाश है, ये ब्रेक के बाद जानेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। मैं भी आपके साथ रहूंगा, अपने हाथ में तिरंगा लिए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं। अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये शिंदे की तलाश क्यों बीजेपी को महसूस हुई। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो विरोधी दल है या जो गठबंधन में भी रहकर आंखें दिखाते रहे, चाहे शिवसेना हो चाहे जेडीयू हो, बीजेपी उनको ठीक कर देना चाहती है। अब ठीक अंडरस्टूड है किस तरह ठीक कर देना चाहती है। जैसे शिवसेना को ठीक किया कि उद्धव ठाकरे को पार्टी बचाने में भी
मुश्किलें आ रही, वहाँ एक सिंधे पैदा हो गए, यानी एक बागी नेता पैदा हो गए जो ठाकरे परिवार के सुर में सुर मिलाया करते थे। वो एकदम बागी हो गए और तमाम विधायक लेकर वो मुख्यमंत्री बन गए। 48 सीटें हैं लोकसभा की महाराष्ट्र में, 40 बिहार में और 80 उत्तर प्रदेश में। 80 में 63 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन 3 राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें 2024 में जीते, इसलिए जो रणनीति का पहला फोकस है इन्हीं राज्यों में है। और यूपी बिहार, महाराष्ट्र में तो फतेह कर ली, अब यूपी बिहार में है कि भाई कुछ और यूपी में समाजवादी पार्टी को थोड़ा और झटका दिया जाए और यहाँ नीतीश कुमार से हिसाब किताब चुकता करने की तैयारी, क्योंकि नीतीश कुमार ने कुछ पहले ही रिएक्ट कर दिया। अब आरसीपी सिंह के करीबी जेडीयू के पूर्व महासचिव कन्हैया सिंह ने तो एक बयान जारी करके कहा कि आरसीपी सिंह जेडीयू आर के नाम से एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, 24 विधायक उनके समर्थन में हैं। इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, तो लगभग उसी तरीके की बातें हैं कि बिहार में क्या सिंधे साबित होंगे आरसीपी सिंह, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल बिहार से पहले जहां सिंधे बने, यानी जिस तरीके से वहां पर महाराष्ट्र में सिंधे को तोड़कर मुख्यमंत्री बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस को एक तरीके से ये कहा गया कि भाई आप वेट करो, संस्था हित में, देश हित में या पार्टी हित में आपको त्याग करना होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें समझाने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सबको कथा काया पता है, लेकिन उसका केवल महाराष्ट्र का रेफरेंस ले रहे हैं हम। और वास्तव में हम अभी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, अजय जी के पास चलेंगे। और उससे पहले सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी, महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी ने सिंधे को तोड़कर मुख्यमंत्री बना दिया, सब कुछ हो गया, उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी बचाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल अभी तक बना नहीं पाए। और तमाम लोग ये बात को कह रहे हैं कि भाई इसी तरीके से सिंधे, बिहार और उत्तर प्रदेश में बीजेपी तलाश रही है। तो हम तो समझ रहे थे कि ये ऑपरेशन लोटस है, लेकिन ये सिंधे की तलाश है बीजेपी को, ऐसा लग रहा है। सूर्य प्रकाश जी माफ कीजिएगा। देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि बिहार या पटना की घटना पर तो सारे देश की नजर लगी हुई है इस समय, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जो बिहार में सिंधे की तलाश है, महाराष्ट्र की जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसी से जोड़कर जो देखा जा रहा है, उससे मैं ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति और बिहार की राजनीति में मूलभूत अंतर है। यहाँ की किस स्थिति में सरकार गिराई, बीजेपी किस स्थिति में थी, वहां बीजेपी तो स्वयं गठबंधन का हिस्सा है, बीजेपी सरकार में है। और रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार और यहाँ उद्धव ठाकरे, इन दोनों का कोई एक आप सामंजस्य, एक तरीके की राजनीति आप नहीं देख सकते। मैं जहां तक जानता हूं कि नीतीश कुमार एक सर्वसमावेशक नेता रहे हैं। उनकी राजनीति थोड़ी एनडीए में रहकर भी एनडीए से अलग उनकी भूमिका रही है। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने आरजेडी के साथ भी सरकार बनाई है, सरकार चलाई है। तो कुल मिलाकर जो है वो उद्धव ठाकरे की तरह नहीं है नीतीश कुमार। यही तो मैं भी कह रहा हूं, यही तो मिश्रा जी मैं भी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे नहीं है कि अपने विधायक तस्तरी परोस कर दे देंगे। वो ऐसे नेता नहीं है बिल्कुल, इसीलिए आरसीपी सिंह को जाना पड़ा बाहर। जी, कहीं ना कहीं उनकी अगर तुलना आप शरद पवार से करते हैं महाराष्ट्र के, तो उनको ये भी नहीं है कि नीतीश कुमार को कोई गुरेज होगा कि फिर से जाके कांग्रेस और आरजेडी के साथ वो सरकार बना ले। मुझे जहां तक लगता है, मुझे महसूस हो रहा है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स नीतीश कुमार अपना रहे हैं कि बीजेपी को किस तरह से प्रेशर में रखा जाए। क्योंकि इन दिनों जो घटनाएं हुई हैं, जितनी मीडिया में चर्चा हुई है, पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो क्षेत्रीय दलों को लेकर बयान दिया था, जेपी नड्डा जी ने, कि क्षेत्रीय दल हमारे लिए, मतलब देश के लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक हैं। तो एक जो, और इसी बीच जो बोलते हैं ना, आरसीपी सिंह जी का पार्टी से निकलना, बाकी घटनाएं जो हैं, और उनको ये पता है कि एनडीए में हूं मैं, लेकिन बीजेपी
कि ये है बीजेपी की ये नीति है कि वो अपने सहयोगी भाई अभी दलों को ललन सिंह दबा कह कर रहे रखना थे, चाहते हैं। मिश्रा जी अभी ललन सिंह कह रहे थे कि भाई जेडीयू से कौन मंत्री होगा, ये क्या बीजेपी तय करेगी, वो कह रहे थे। और बीजेपी ने तय किया है, शिवसेना से अगर सुरेश प्रभु को मंत्री नहीं बनाया था मोदी जी की पहली गवर्नमेंट में, तो उन्होंने इस्तीफा दिलाकर भारतीय जनता पार्टी से मंत्री बना दिया था। आपको ध्यान होगा, सुरेश प्रभु भी महाराष्ट्र से आते हैं। शिव प्रकाश जी, परिस्थितियां सर वो अलग थी। सुरेश प्रभु भी शिवसेना से एकदम बिल्कुल अलग हट गए थे। सुरेश प्रभु को टिकट नहीं मिला था, सुरेश प्रभु किसी सदन के सदस्य नहीं थे, सुरेश प्रभु किनारे हो गए थे शिवसेना से। और उसके बाद बीजेपी ने उनको मुख्य धारा में लाया, चूंकि वो तो यही तो बीजेपी यही तो नीतीश कुमार से कर रही थी कि आरसीपी को दोबारा राज्यसभा भेजो और मंत्री यही रहेंगे। उन्होंने कहा ना ना ना, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं स्थितियां परिस्थितियां वैसी रही हैं। अजय कुमार जी के पास जाते हैं। अजय जी काफी देर से जुड़े हुए हैं। अजय जी, उत्तर प्रदेश में भी शिंदे की तलाश है बीजेपी को। शिवपाल और आजम खां पर डोरे डाले गए, अब पता नहीं वो काम नहीं कर पाए या क्या मसला रहा, ये तो आप बेहतर बताएंगे। अजय जी अनम्यूट कर लीजिए, शायद आपका म्यूट है माइक। हाँ, आवाज आ रही है दुर्गेन जी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं अजय जी। मैं ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में अभी किसी शिंदे की तलाश नहीं हो रही जी, ये आप मान के चलो जी। लेकिन जहां तक शिवपाल की या आजम खां की बात है, दौरे डाले गए शिवपाल को। शिवपाल समझ पाए नहीं समझ पाए वो एक अलग की बात है। और शिवपाल भी दबाव में रहे, क्योंकि आपको याद है रिवर फ्रंट वाला जो घोटाला है, जिसकी वजह से दबाव में आए, सरेंडर किया, योगी जी के सामने बड़ा बंगला लिया, वो एक सारी चीजें। लेकिन जहां तक बिहार की बात, देखिए अभी 29 तारीख को पटना में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का एक बड़ा सम्मेलन हुआ जी। उसमें एक साथ कहा गया था कि हम नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री। लग रहा कि कुछ तकनीकी व्यवधान आ गया है। अजय जी का जो कम्युनिकेशन है हमारे साथ में वो टूट गया है। अमित जी के पास चलते हैं। अमित शर्मा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से जुड़े हैं। अमित जी, ये पूरा प्रकरण नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर, अभी सूर्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। नहीं दुर्गेन जी, मैं नहीं मानता कि ये केवल प्रेशर पॉलिटिक्स वाला मामला रह गया है। बात काफी आगे जा चुकी है। अभी ये दावे नहीं किए जा सकते कि सरकार गिर ही जाएगी, लेकिन उसके बाद भी ये केवल प्रेशर पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रह गया है। मामला काफी ज्यादा आगे है और इतना ज्यादा गंभीर है जब आप इस बात को समझ रहे हैं कि पार्टी के नेताओं को उस विषय पर कोई बयानबाजी न देने के लिए सख्त निर्देश केंद्रीय नेतृत्व से दिए गए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पार्टी किसी भी हालत में अभी भी ये कोशिश कर रही है कि उस बिगड़ी हुई बात को बनाने की तरफ कुछ कदम बढ़ाए जाएं। उसमें शायद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को दखल देने की जरूरत पड़े। और उसके बाद में अभी चूंकि भाजपा के सामने बिहार से ज्यादा बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार से उनका गठबंधन टूटे। कम से कम 2024 के पहले तो वो किसी भी कीमत पर इस तरह की कोशिश नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह जेडीयू के शिंदे साबित हो सकते हैं कि नहीं। देखिए, आप बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह का कद इतना बड़ा नहीं है कि वो अपने दम पर 40-45 या इससे ज्यादा विधायकों को तोड़ने की शक्ति रख सके। ये बात अलग है कि इस समय वहां पर जेडीयू की टोटल संख्या ही 45 के करीब है। तो इसके बाद जी बहुत सारी एजेंसियां हैं। शिंदे की भी हैसियत नहीं थी 10-5 विधायक से ज्यादा, लेकिन बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारे और भी उपक्रम हैं। अभी खबर है कि अटैची में कपड़े वपड़े धर के कुछ लोग पहुंच गए वहां बिहार। दुर्गेन जी, इस बात को ध्यान में रखिए कि एकनाथ शिंदे वो शख्सियत थे जो शिवसेना के एक एक विधायक कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये भी तय करते थे। और केवल इतना ही नहीं तय करते थे, वो फंड भी करते थे। वो और व्यक्तिगत स्तर से शिवसेना से अलग हट करके
पर्सनल कैपेसिटी पे वो दो अमित जी दो उदाहरण देना चाहूंगा। आरसीपी सिंह, भले ही सिंधे के जैसे, मैं ये नहीं कहता, दावा नहीं करता कि सिंधे के जैसे वो जन नेता हों, लेकिन आरसीपी सिंह की आंख से ही जेडीयू को नीतीश कुमार ने देखा है। जो आरजेडी के साथ, आपसे सहमत हूं, बिल्कुल आरजेडी के साथ जो महागठबंधन था वो टूटा, तो ड्यू टू आरसीपी सिंह। अगर पूरी तरह पीके अलग जेडीयू से गए तो ड्यू टू आरसीपी सिंह। ये दो बड़े जो निर्णय लेने पड़े नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह के दबाव में, तो उनकी आंख से वो देखते थे, लेकिन अब उन्होंने देखना बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ मसला है। लेकिन आप ये भी बिल्कुल है, निश्चित रूप से मैं आपकी बात को समझ रहा हूं और आपकी बात से सहमत भी हूं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि आरसीपी सिंह पिछले जब चुनाव हो रहे थे, ज्यादा से ज्यादा जो जेडीयू के लोग बताते हैं 30 से 35 टिकट निर्धारित करने में उनकी भूमिका थी। बाकी सारी चीजें और उसके बाद भी आरसीपी सिंह की भूमिका बिहार में नीतीश के कारण ज्यादा उपयोगी थे। वो आरसीपी अपने आप में इतने बड़े कद के नेता नहीं है कि उनके पास कोई जाति आधार का कोई बड़ा वोट बैंक आप नहीं कर सकते। वो अपनी जाति के भी पूरे एक छत्र नेता नहीं है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नीतीश की जाति के हैं, जहां तक मेरी जानकारी, अमित जी मेरी जहां तक जानकारी वो नीतीश के ही जाति के हैं। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि इस मामले में नीतीश कुमार उनसे कहीं भी बैठते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी उसी जाति के उपजाति से आते हैं और वो कहीं ज्यादा स्वीकार्यता रखते हैं। इस मामले में आरसीपी सिंह की भूमिका एक रणनीतिकार के रूप में, एक पार्टी को आगे बढ़ाने के कार्यकर्ता के रूप में उनकी बड़ी मजबूत भूमिका हो सकती है, लेकिन पार्टी के चेहरे के रूप में आरसीपी सिंह इतने बड़े शख्सियत नहीं है कि वह जेडीयू को इतने तरीके से तोड़ पाए। आप ध्यान रखें कि जब से उनका मंत्री पद गया है, लगातार उन्होंने कोशिशें की हैं। जो मेरे करीबी साथियों से, बिहार के जो राजनीति पर ज्यादा करीब से नजर रखते हैं, जेडीयू के नेताओं से बातचीत जो हुई थी, उन्होंने काफी अपने हद तक कोशिश किया, लेकिन बिहार के नेता, बिहार के विधायक, बिहार का पार्टी का कार्यकर्ता, वो अपने आप में काफी मेच्योर होता है। उसको पता है कि आरसीपी की हैसियत खुद जेडीयू में कितनी है। और वो संदिग्ध हो गए थे अमित जी, वो संदिग्ध हो गए थे बीजेपी से संबंधों को लेकर। पार्टी के अंदर वो संदिग्ध हो गए थे, बिल्कुल। और इसके बाद भी अगर वो बीजेपी में भी चले जाते तो उनके साथ जाने वाले विधायकों की भूमिका आगे आने वाले समय में क्या होती, इसको लेकर के कोई भी आश्वस्त नहीं था। और यही कारण है कि आरसीपी सिंह जेडीयू में कोई बड़ी तोड़फोड़ करने में सफल नहीं हो पाए। आप उनको एकनाथ शिंदे से, मुझे लगता है कि शायद उनकी तुलना करना बहुत सही नहीं होगा। ठीक बात। देखिए, शिंदे, हमने कार्यक्रम के शुरू में ही कहा था कि मैं बिल्कुल तराजू तोल के शिंदे की, एक तरफ शिंदे को नहीं रख रहा हूं और एक तरफ आरसीपी को नहीं रख रहा हूं, एक तरफ शिवपाल को नहीं रख रहा हूं, एक तरफ आजम को नहीं रख रहा हूं। शिंदे एक चरित्र है राजनीति का, शिंदे को एक कैरेक्टर के रूप में रख रहा हूं और ऐसे शिंदे की तलाश भारतीय जनता पार्टी को है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सीधी बात है। अमित जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अपना नजरिया, अच्छे से चीजों को उन्होंने रखा। अब हमारे सहयोगी अमित दुबे के पास चलते हैं, फिर अजय जी के पास आएंगे। अजय जी, माफी के साथ में, चूंकि आपका संपर्क टूट गया था इसलिए दर्शकों से आप जुड़ नहीं पाए। अभी 2-3 सवाल मेरे मन में हैं आपके लिए और मुझे लगता है आपसे बेहतर शायद ही कोई बता पाए उन चीजों को। अमित दुबे, कुल मिलाकर आरसीपी सिंह के बारे में जरा कुछ और जानकारी दीजिए, क्योंकि मैंने इस कार्यक्रम के शुरू में ही कहा कि आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि जेडीयू डूबता जहाज है। उनकी बयान भी मैंने सुनाया था 6 अगस्त का। मैंने कहा भी था कि बिना नीतीश कुमार के आरसीपी सिंह की कोई हैसियत है नहीं। यही बात अमित जी ने भी कही। अमित शर्मा जी ने, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब बिहार की राजनीति को लेकर जो बीजेपी के अंदर चल रहा है, अगर उसकी कोई जानकारी हो तो आप दर्शकों को बताएं। अमित दुबे जी। देखिए, 2 चीजें हैं जो हमारे साथी खासतौर पर अमित जी कह रहे थे, उस बात पे भी अपनी जगह उसकी वैल्यू है। और खासतौर पर जब पहले आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए गए, भले बीजेपी के दबाव में बनाए गए हो, तो उसके एवज में बीजेपी ने पहले इस बात को जेडीयू के लिए बोल दिया था कि वो 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, जिसकी मैंने शुरू में ही बात की थी कि महज 45 सीट वाला मुख्यमंत्री, जिसके पास 79 सीटें, आज जिसके पास 70 सीटें हैं, वो बैकडोर में है।
तो जाहिर तौर पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो नीतीश कुमार को इन पार्टियों ने दी थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दूसरी बड़ी चीज की जिस तरह से आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री मंडल में अगर शामिल किया गया था, तो नीतीश कुमार भी ये चाहते थे कि जिस तरह से आरसीपी सिंह कंधे से कंधा मिला के लगातार पार्टी के साथ चल रहे थे, पार्टी के जनाधार को बढ़ा रहे थे, प्रशासनिक काम भी खासतौर पर पार्टी का देख रहे थे, तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हर पार्टी चाहेगी कि उनके पास ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा नेता हो। लेकिन आप दोबारा केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जब आप बिहार में जाके और गुजरात मॉडल की बात करेंगे, तो ऐसे में कौन सी पार्टी इस बात को बर्दाश्त करेगी कि आप बिहार में गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, और वो भी तब जब आप उस पार्टी के नेता नहीं है, आप उनके सहयोगी पार्टी के नेता है। दूसरी कि कल जो बैठक होने वाली है जेडीयू की, उसमें शायद इस तरह के वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप भी सुनाए जाए, जिसमें कि जेडीयू को खास बात इस बात का डर था कि जो चिराग पासवान के साथ हुआ है, ये चीज जेडीयू के साथ हो सकती है, और बाकायदा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए प्रमाण जो है वो तैयार किए गए हैं। और कल जो जेडीयू ने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है, हो सकता है ये क्लिप वहां पे सामने रखे जाए। और अगर जो यही एक बड़ी वजह है कि ये क्लिप इतने एक प्रमाण के तौर पे है, और बीजेपी और जेडीयू की भी दूरियां इतनी बढ़ गई है कि चाह के भी अमित शाह या जेपी नड्डा या तमाम बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है चाह के भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते। और दूसरी बड़ी चीज की जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूं, क्योंकि पहले से जब बीजेपी ने बोल रखा है कि आप 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, तो ऐसे में बीजेपी के पास नीतीश को और ज्यादा कुछ देने के लिए फिलहाल दिख भी नहीं रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अमित, बहुत शुक्रिया। अमित दुबे ने, अजय जी, अमित दुबे ने वो बात बता दी जो इंटेलिजेंस, जो इंटर पार्टी इंटेलिजेंस होता है, जो उद्धव ठाकरे को पता नहीं चल पाया कि शिंदे क्या कर रहे हैं, उन्हें तब पता चला जब विधायक उनकी बिना जानकारी के जब उड़ के गुजरात पहुंच गए, उड़ के असम पहुंच गए, तब पता चला, जमीन पैरों तले खिसक गई। और नीतीश बाबू ने पता कर लिया, अमित ने उस बात की पुष्टि कर दी कि दूसरा शिंदे 2 यहां दोहराया जाना था। वो कल की बैठक में सुनाया जाएगा कि भाई किस किस तरीके से वो बीजेपी से मिले हुए थे, मिले तो ही हैं, गठबंधन है, लेकिन किस तरीके से जेडीयू के खिलाफ आरसीपी षड्यंत्र रच रहे थे जेडीयू को तोड़ने के लिए और खुद मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है अजय जी। बिल्कुल सही। नहीं, देखिए नीतीश को पता चल गया, इसीलिए आरसीपी सिंह को न उन्होंने टिकट दिया और न राज्यसभा में रिपीट करने की बात की। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश जी जो है जिस तरीके से जीते हैं, जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, अब आप देखिए वहां पर एक सुशील मोदी भी थे, बिल्कुल ट्रू कॉपी नीतीश कुमार के साथ ही मिल करके काम कर रहे थे। यहाँ तक तो कहते थे वो नीतीश कुमार के पैरोकार जी, मोदी जी ने उनको हटा दिया जी और कहा कि वो नहीं रहेंगे। अब वहां जो झगड़ा चल रहा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच, वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जी, वो रोज जो है ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं नीतीश के खिलाफ कि उनका उठना बैठना दूभर है। इसी तरह तारकेश्वर प्रसाद जी जो है आरजेडी उसमें डिप्टी सीएम, अब देखिए 29 तारीख को पटना में भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा का सम्मेलन एक अंदर वहां जो अजय जी का नेटवर्क फिर गड़बड़ा रहा है, अजय जी को फोन से जोड़ दिया जाए। अजय जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, कुछ तकनीकी व्यवधान ज्यादा है। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी के पास चलते हैं। सूर्य प्रकाश जी, बहुत जल्दी में देखिए, हमारे सहयोगी अमित दुबे ने बता दिया कि शिंदे 2 वहां रिपीट किया जा रहा था। कल जो जेडीयू की बैठक होगी पटना में, उसमें सुनाई जाएगी वो क्लिप कि किस तरीके से आरसीपी सिंह विधायकों को तोड़ने और सारी चीजें करने की तैयारी कर रहे थे। और कल हो सकता है कि अगर ये सब चीजें सामने आए तो फिर आपको आमंत्रित करूंगा। मैं शिंदे और उनके कद की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं उस मॉडल की तुलना कर रहा हूं जिसे ऑपरेशन लोटस कहते हैं। हमने उसको ऑपरेशन शिंदे कह दिया।
नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा सही कहा। मैं उस पर नहीं आना चाहता कि उन्होंने किस तरह से बीजेपी इस पर चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी मास्टरमाइंड बीजेपी हो सकती है। जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी पूरी तरह मास्टरमाइंड थी, बीजेपी का कोई गलत बात नहीं है सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, कोई गलत बात इसलिए नहीं है कि राजनीति है भाई, माला जपने के लिए थोड़ी बैठे हैं, सरकार बनाने के लिए बैठे हुए हैं। कांग्रेस होती यही करती, कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस का इतिहास है, ऐसा थोड़ी कि कोई नहीं करता है। वो उनके पास अच्छे रणनीतिकार हैं, वो मैनेज करते हैं। कांग्रेस तो सरकारें बर्खास्त कर दिया करती थी, वो तो कम से कम तोड़ फोड़ करके बना रहे हैं या गिरा रहे हैं। इसमें बीजेपी का क्या लाभ होगा? बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव देख रही है। लोकसभा चुनाव में नीतीश को किनारे करके बीजेपी अगर लोकसभा बीजेपी वहां लाभ ये है सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, बीजेपी बड़ी ताकत बन चुकी है। नीतीश कुमार को सिमटा दिया बीजेपी ने, इतनी पॉकेट में सिमटा दिया, बीजेपी की सीटें 1.5 गुनी हो गई, नीतीश कुमार सिमट गए। और ये बीजेपी का इतिहास रहा है, जहां जहां जिस एलआई की उंगली पकड़ी उससे इतनी लंबी लाइन खींच देती वो पार्टी। और अभी जो जेपी नड्डा साहब ने कहा क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर, जो उन्होंने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए, उससे नीतीश बाबू बिल्कुल उनका मन उछट गया। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री रहूं चाहे ना रहूं, अब बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। बीजेपी जो है नीतीश बाबू को बिल्कुल डर है, और डर लाजमी भी है। बीजेपी ने ऐसा किया भी और ये कोई विधानसभा को लेकर रणनीति नहीं बन रही, ये सारी रणनीति लोकसभा को लेकर है, मैं स्पष्ट कर दूं। और चर्चा के केंद्र बिंदु में भी हमने लोकसभा का चुनाव ही रखा। इस पूरे जो हमारा कार्यक्रम है, जब इसकी भूमिका हमने बनाई, भूमिका बांधी, तो ये कहा कि 2024 को लेकर ये राजनीतिक खेल है। हाँ, बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश की बात की, छोटे छोटे दल जो है, निषाद पार्टी हुई और बाकी छोटे दल हैं। महाराष्ट्र में आप देखेंगे रामदास आठवले जी का जो भी कुछ है, जनाधार भले ही बिल्कुल कम जनाधार वाले नेता हैं, लेकिन एक उनकी अहमियत है, उन्होंने केंद्र में उनको मंत्री बना के रखा हुआ है। तो बीजेपी छोटे कुनबों को जोड़ के भी रखना चाहती है। उसका एक उद्देश्य है उसके पीछे कि भाई हमारी एक सीटों पर उनका समीकरण। रीजनल, देखिए रीजनल प्रेजेंस के लिए भारतीय जनता पार्टी जहां उनका प्रेजेंस नहीं था, जहां उनके जाति समीकरण नहीं थे, जहां उनके समीकरण नहीं थे, उन्होंने बनाए। ये काम यूपीए ने भी किया था। बीजेपी कोई अनोखी पार्टी थोड़ी कि उसने कोई अलायंस नहीं किया। यूपीए ने नरसिंह राव इसके जनक हैं। उन्होंने राम लखन सिंह यादव जो बिहार के नेता थे, उनको जनता दल राम लखन बनवा दिया था, और बाकायदे उनको केंद्र में पेट्रोलियम मंत्री बना के नरसिंह राव ने पूरे 5 साल सरकार चलाई। तो ये तो बड़े दलों का एक चरित्र है, चीजों को करने का एक तरीका है। देखिए बात वही है सर कि बिहार या यूपी में कोई दूसरा सिंधे पैदा करना बीजेपी के लिए फिलहाल संभव नहीं दिखाई देता। महाराष्ट्र में जो सिंधे उन्होंने पैदा किया, आप सूर्य प्रकाश जी केवल विधानसभा की दृष्टि से देख रहे हैं, वहां सरकार ने यूपी में भी सिंधे का तात्पर्य है कि अगर अखिलेश यादव की पार्टी छिन्न भिन्न कर देंगे तो लोकसभा में ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर अखिलेश यादव की रीढ़ तोड़ देंगे, 2 नेता उनके तोड़ देंगे, तो गंभीर हो जाएगा। आखिरी और फाइनल कमेंट अमित शर्मा जी से। अमित जी, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेंगे या कोई नया निर्णय लेंगे आने वाले 2-3 दिनों के अंदर? दुर्गेन जी, सरकार बचेगी ये बहुत मुश्किल है। मैंने पहले कमेंट में भी ये बात कहा कि ये अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का सीधा मतलब यहाँ पर केवल 3 नेता हैं जो कुछ कर सकते हैं सरकार बचाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं हस्तक्षेप करें, अमित शाह के माध्यम से हस्तक्षेप करें, या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के माध्यम से कुछ दखलंदाजी हो। उसके नीचे किसी भी नेता के स्तर से बात बनने वाली नहीं है। बात बहुत आगे जा चुकी है। नीतीश जिस तरीके से आगे बढ़ चुके हैं, और ध्यान रखिए ये केवल एक दिन का फैसला नहीं है, केवल एक झटके में लिया गया फैसला नहीं है। इसको कई लंबे क्रम से देखिए। पहले आरसीपी को दोबारा राज्यसभा की तरफ न भेजा जाना, ये अपने आप में एक संकेत था। मंत्री पद से उनको माने बाहर जाने के बाद में भी किसी तरह की कोशिश मंत्री पद के लिए नहीं, बचाने के लिए नहीं करना। प्रधानमंत्री जी के साथ केंद्रीय जो बैठकें हुई थी, नीति आयोग की बैठक, राष्ट्रपति मुर्मू जी के जो कार्य हुए उनमें शामिल न होना,
ये सीरीज पूरी चली आ रही है। मतलब इतने लंबे दिनों के बाद बहुत कुछ ठीक बात है, अचानक मीडिया का कोई फैसला नहीं। ठीक बात है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त आगे इजाजत नहीं दे रहा अमित जी, माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजय जी का संपर्क बार बार कटा और अंततः उनसे बहुत बातचीत नहीं हो पाई। अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथी अमित दुबे और जो भी मेहमान जोड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। लेकिन मंथन में एक बात बिल्कुल निकल कर सामने आ गई कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के गठबंधन में नहीं रहने वाले। ये हमारे मेहमानों की, वरिष्ठ पत्रकारों की, राजनीतिक विश्लेषकों की यह राय है कि अब बात पानी सर से बहुत ऊपर जा चुका है और नीतीश कुमार को लगता है कि अब बीजेपी के साथ रहे तो उनकी पार्टी बचेगी नहीं, ऐसा लगने लगा है। नीतीश के करीबी लोग ऐसी बातें करते हैं। तो अब आने वाले 3-4 दिन बिहार की राजनीति के बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आरजेडी, जेडीयू, वामपंथी दल या कांग्रेस ये मिलकर एक फिर महागठबंधन में आएंगे, फिर कोई सरकार बनेगी। प्रश्न यही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है और ये यक्ष प्रश्न भी है। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में एक वीडियो के साथ आपको छोड़ जाएंगे। जब 16 साल बाद भारत की महिला हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीता है। 2006 में सिल्वर मेडल जीता था और अब एक फिर पदक जीतकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर शूट आउट में। और ये खुशी हमें भी बहुत खुशी हुई, भारतीय हॉकी टीम की सभी सदस्यों को, कोच को और उनके लिए दिन रात मेहनत करने वाले सिस्टम को, तंत्र को, अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, और इस देश की सरकार को भी। क्योंकि एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो खेलों के लिए किया है वो उससे पहले शायद नहीं हुआ। यही वजह है कि अब भारत हर बड़े इवेंट में, हर बड़े खेल स्पर्धा में मेडल लाने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।